फाइनेंशियल एजुकेटर श्याम गोयल। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पता होगा कि हम Q4 की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हर कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को, उनके फंडामेंटल्स एंड करंट टेक्निकल्स को एनालाइज करके स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी तक जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है वो 100% की विनिंग स्ट्रीक है एंड मैं आज आपके लिए ऐसी एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं एक और स्टॉक रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ एंड उसकी एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि क्या वो स्टॉक गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा एंड किस तरीके से आप उस एसेट से, उस स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्सिस बैंक। आपसे जानते होंगे बैंकिंग सेक्टर में एक दिग्गज नाम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम का मैंने एक आर्टिकल खोला है। यहाँ पर आ रहा है एक्सिस बैंक शेयर टम्बल्स 4% आफ्टर Q4 रिजल्ट, शुड यू बाय सेल और होल्ड। दोस्तों, यहाँ पर एक्सिस बैंक में बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है क्योंकि एक्सिस बैंक का जो Q4 का रिजल्ट है वो बहुत खास नहीं आया है, बहुत ही फ्लैट रिजल्ट आया। लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक का अगर आप शेयर प्राइस जाके देखोगे एंड अगर एक ही दिन में अगर आप उसके हाई से उसके लो को मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट 5.55% जो एक्सिस बैंक होता है वो एक ही दिन में गैप डाउन ओपनिंग देता है एंड क्रैश हो जाता है 5.55%, जो कि लो होता है 1145 का एंड हाई इसका होता है 1214 का। तो ऑलमोस्ट 66.95 पॉइंट्स क्रैश हो जाता है। ये क्यों होता है, क्या इसके रीजंस होते हैं एंड Q4 का रिजल्ट्स क्या एक्सिस बैंक को लॉस हुआ है एंड क्या फंडामेंटल्स इस कंपनी के बेकार है या फिर FII की सेलिंग स्ट्रीक बनाई है, क्या रीजन है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सिस बैंक शेयर फेल डाउन 4% टू देयर लो ऑफ 1158 ऑन द BSE on Friday after the private lender reported a better than expected March quarter result. Net profit for Q4 stood at 7,117.5 crore, nearly flat compared to 7123 crore in the same previous last year, but the above the ET now poll estimates of 6,681 crore rupees। अब हम बात करते हैं Q4 के। जो एक्सिस बैंक का Q4 का रिजल्ट आया है उसमें प्रॉफिट जो है वो 7117.5 करोड़ का यहाँ पर बुक वैल्यू पे है प्रॉफिट्स एंड जो पिछले क्वार्टर का था वो था 7123 करोड़। मतलब इनका Q4 का रिजल्ट जो है वो पिछले Q4 के रिजल्ट से इन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या फिर अगर हम प्रॉफिट की कैटेगरी में देखें तो Q4 का रिजल्ट खराब आया एक तरीके से। फिर हम दूसरे की बात करते हैं NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, वो 5.5% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर टू 13,810 करोड़ फ्रॉम 13,089 करोड़। द बैंक इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव्ड बाय 4 बेसिस पॉइंट्स सीक्वेंटली टू 3.97 while core operating profit grew 11% year on year to rupees 10,575 करोड़। मतलब कंपनी का क्या हुआ है, NII एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों चीजें ग्रो हुई है, पर नेट प्रॉफिट जो है इनका वो स्टेबल आया है। मतलब कि नेट प्रॉफिट में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है। मतलब एक्सिस बैंक की मेन कमाई कहां से आ रही है, उसके इंटरेस्ट से। मतलब लोग एक्सिस बैंक से ज्यादा लोन ले रहे हैं एंड जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बढ़ता जा रहा है एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ग्रो हो रहा है 11% ईयर ऑन ईयर टू 10,575 करोड़। इसका मतलब अगर हम एनालाइज करें तो Q4 का रिजल्ट कोई खास नहीं आया है, एकदम फ्लैट Q4 का रिजल्ट है। मतलब कुछ खास मोमेंटम हमें Q4 के रिजल्ट्स की वजह से एक्सिस बैंक में देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे इफ आई गो टू द बैंक निफ्टी एंड अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर एंड जो उसके बाद हम चलेंगे आपका HDFC बैंक की तरफ, क्योंकि HDFC बैंक की बहुत ज्यादा होल्डिंग्स होती हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो इफ आई गो टू द बैंक निफ्टी एंड अगर मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करता हूँ ऑन 25th ऑफ अप्रैल, सो 25th के ऑलमोस्ट हाई से बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 0.69% टूट जाती है। बैंक निफ्टी भी 0.69% टूट जाती है एंड सिमिलरली अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं, if I go to the HDFC bank which has almost 12% holdings in Nifty Bank, so I will see कि 25 तारीख को HDFC बैंक के साथ क्या होता है। यहाँ पर प्राइस रेंज हाई से लो 2% ऑलमोस्ट HDFC बैंक का शेयर भी क्रैश हो जाता है मंडे को, वो सॉरी फ्राइडे को 25th ऑफ अप्रैल को HDFC बैंक का शेयर 2% ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में उस दिन एक तबाही देखने को मिली थी। लेकिन अगेन मैं अगर निफ्टी पे भी चलता हूँ एंड अगर मैं निफ्टी का आपको स्टॉक दिखाता हूँ, निफ्टी का अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 25 तारीख को अपने हाई से
0.66% टूट जाती है, ऑलमोस्ट अपने हाई से 0.66% टूट जाती है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो रैली तो इसने 1.6% ही दिखाई थी, लेकिन अगेन मार्केट रिकवर हो गई, बायर्स डोमिनेंट हो गए थे। तो इतनी मार्केट क्रैश क्यों हुई, क्या रीजन था, सिंपल सा वो हमें जानना है इस वीडियो के अंदर, एंड क्यों मार्केट में क्रैश आया। तो सबसे पहला बेसिक सा रीजन ये है कि मार्केट में क्रैश इसलिए आया बिकॉज आपने पहलगाम अटैक के बारे में सुना होगा, उससे जो इंडिया को घाटा हुआ है वो ऑलमोस्ट 7500 करोड़ का इंडिया को घाटा हुआ है। सो इस घाटे को इंडिया झेल नहीं पाया, एंड जो मार्केट्स है एकदम से उसमें मार्केट में सेलिंग आई, एंड मार्केट उस चीज को डिस्काउंट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम्स, क्योंकि लोग पैनिक सेलिंग करने लग गए एंड मार्केट देन गैप डाउन खुल गया। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक के फंडामेंटल्स के ऊपर, हम जल्दी जल्दी फंडामेंटल्स निपटाएंगे, देन विल कम टू द टेक्निकल्स ऑफ एक्सिस बैंक एंड वीडियो को एंड करेंगे। सो यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशियो, मैं हर वीडियो में पी रेशियो बताता हूँ, इस बार नहीं बताऊंगा। पी रेशियो 12.91 है, जो कि सेक्टर के पी से बहुत ज्यादा अच्छा है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.29 है, सेक्टर के पीबी से बहुत अच्छा है 2.53। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी ने भी देना चालू नहीं करा है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स इन्होंने कमाए नहीं है। जितना प्रॉफिट्स ये कमाते हैं वो फ्लैट प्रॉफिट्स है, मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली है। सो डिविडेंड यील्ड बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द सेक्टर डिविडेंड यील्ड। स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करें तो 83% एनालिस्ट ने इस स्टॉक को बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स काफी ज्यादा सही है। एंड अगर हम लो हाई की बात करें तो एक्सिस बैंक का शेयर लो 332 का मारा है एंड हाई 1339 का मारा है। सो ये हो गया लो हाई। ऑलमोस्ट 1 ईयर की अगर हम बात करेंगे, 1 ईयर में कोई ज्यादा हाई लो नहीं मारा है, 933 एंड 1339, जो कि एक डिसेंट स्टेबल एसेट माना जाता है। उसके बाद अगर हम चलेंगे इसकी वो एनालिसिस स्टेटमेंट्स की तरफ, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट की तरफ। सो इनकम यहाँ पे देखेंगे बढ़ी तो रही है, लेकिन एक ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ नहीं है, क्योंकि नेट इनकम जो है, इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट हर साल फ्लैट ही खुलता है। बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट एक अच्छी चीज है, क्योंकि इनकी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बिकॉज एसेट्स अगेन 1195 और लाइबिलिटीज 1077, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनके पास एसेट्स पड़ा हुआ है। मतलब कंपनी सॉल्वेंट है, अच्छी स्टेबल है, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है इस कंपनी की। एसेट्स बात करें 1344, यहाँ पर लाइबिलिटीज 1214, यानी 120 का डेफिसिट। फिर 1518, 1361, मतलब लाइबिलिटीज धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन एसेट्स एकदम से मल्टीप्लाई हो रही है। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेलिंग FY24 का कैश फ्लो इनके पास थोड़ा सा खराब है, नेगेटिव में है, लेकिन अगर हम पिछले 3 से 4 साल की बात करें तो इनका कैश फ्लो एक अच्छा खासा हमारे को पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, लेकिन कैश फ्लो अगेन फ्लक्चुएट होता दिख रहा है। सो यहाँ पर दो चीजें हमारे को फंडामेंटली इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है, लेकिन अगेन पी रेशियो, पीवी रेशियो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब चीजें अच्छी होती हैं। बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, सो इन्होंने भले ही अपनी होल्डिंग्स कम करी है, लेकिन अभी भी 42% होल्डिंग्स है एक्सिस बैंक के अंदर। FIIs की होल्डिंग्स भले ही ये कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में इन्होंने होल्डिंग्स कम करी होंगी, लेकिन मार्च से अगर हम देखेंगे तो हो सकता है ये अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दें। म्यूचुअल फंड्स प्रमोटर्स के पास 7.91% है, मतलब सर्कुलेशन में ज्यादा होल्डिंग्स है। तो ये जो स्टॉक है ये मोस्टली डिपेंडेंट है FIIs के थ्रू, एंड FIIs अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो FIIs कंटिन्यूसली अपनी बाइंग स्ट्रिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर ऊपर जा सकता है, एंड लॉन्ग टर्म में FIIs इन्वेस्ट करेंगे, सो हो सकता है FII इसके अंदर, क्योंकि अभी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, अभी 3-4% क्रैश है, डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा, मतलब FII ज्यादा घुसेंगे इसके अंदर, एंड ज्यादा घुसेंगे इसकी वजह से क्या होगा, आपका इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो ये ओवरऑल फंडामेंटल्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए, एंड यही हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन है। एक्सिस बैंक का Q4 रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया नहीं है, एंड उसी के बेसिस पे मैंने एनालाइज करके बताया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं आ सकती, एंड हो सकता है ये मंडे को साइडवेज मार्केट खुले, एंड हो सकता है मंडे को ये ज्यादा मोमेंटम ना दिखाए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड होप आपको कुछ सीखने को मिलता होगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको आती होगी मेरी वीडियो से, एंड हो सकता है आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख गए हो। सो टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।